टाइगर हॉल का अध्यक्ष गौरांग की बात सुनकर ट्रगमोर आग बबूला हो गया। गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, साले मोटे सुअर, बहुत हुआ तेरा नाटक। अब सामने अब तक गौरांग ने जैसे उसके साथ खेला था वह अपमान उसके सिर चढ़ गया था। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, गौरांग को मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबको लगा कि अब तो गौरांग फंस गया, पर तभी गौरांग ने अचानक जोर से चिल्लाया और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। ट्रगमोर का पूरा शरीर जैसे कांप उठा। एक अदृश्य अनजानी सी ताकत ने उसे जकड़ लिया। वह शक्ति जबरन उसके शरीर के अंदर घुस रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से खा रहा हो। आर्यन ने जब ये दृश्य सिस्टम से देखा तो हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या हो रहा है? इसकी एचपी इतनी तेज क्यों घट रही है? गौरांग ने तो कुछ किया भी नहीं था, तो क्या उसका वो गैस वाला हमला ही इतना जहरीला था? पर आर्यन ने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। वो जानता था कि गौरांग किसी भी तरह का जहरीला हमला नहीं कर सकता है और ना ही कोई हवा इतनी जानलेवा हो सकती है कि ट्रगमोर जैसे स्वर्णवीर योद्धा को चित कर दे। तो फिर आर्यन बार बार वही पल याद कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, और तभी उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौन थी, आंखों में चमक आ गई। वो चौंक कर बोला, ओ ये तो प्रतिशोध कवच है, प्रतिशोध शक्ति। यार यह मोटा कमाल का निकला। अब सब साफ हो चुका था। गौरांग शुरू से ही ट्रगमोर को उकसा रहा था, वो जानबूझकर उसके वार झेल रहा था। पूरे 5 मिनट तक बस मार खाता रहा और जब अंत में उसने गैस छोड़ी तब गौरांग ने सारी झेली हुई ताकत एक साथ रगोर पर वापस उड़ेल दी। ये तो गजब है, आर्यन बुदबुदाया। अभय रक्षा शक्ति वैसे ही बहुत शानदार थी और अब इसमें ये प्रतिशोध कवच जुड़ गया है। सच में गौरांग गजब है। असल में पिछले 2 महीने से गौरांग बहुत मेहनत कर रहा था। यह उसकी ट्रेनिंग का नतीजा था कि अब उसका अभेद्य रक्षा कवच 7वें लेवल तक पहुंच चुका था। अब ये कवच सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं करता था, बल्कि जो हमला वह झेलता वही उसकी ताक बनकर दुश्मन पर पलट कर टूटता। उसकी सबसे बड़ी ढाल अब उसका सबसे घातक हथियार बन चुकी थी। आर्यन सोचने लगा, अगर 7वां लेवल प्रतिशोध कवच है तो 8वां क्या होगा? कहीं पुनर्जन्म कवच तो नहीं? उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसे हो रहा था अपने भाई पर। गौरांग अब सच में एक असली रक्षक योद्धा बन चुका था। उधर ट्रगमोर जमीन पर जोर से गिरा। उसके शरीर के अंदर जो प्रतिघात की शक्ति गई थी वह फट पड़ी। दर्शक कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कोई प्रतिशोध कवच नाम की चीज होती भी है या नहीं। सब हैरान थे, क्या हुआ था अभी? मोटे ने कुछ किया भी क्या? वो तो बस हवा छोड़ी थी ना। यह मोटा एक इंसान भी या कुछ और? मैदान के एक कोने में केरम राफेल पर भड़क गया। गुस्से में बोला, यह क्या था? तू तो कह रहा था उसने कोई हमला नहीं किया, तो फिर यह सब कैसे हुआ? टाइगर हॉल का अध्यक्ष अब सीधा जवाब चाहता था। उसने गुस्से में पूछा, राफेल अब तुझे साफ साफ बताना होगा, ये सब हुआ कैसे? राफेल ने माथा सिकोड़ लिया। धीमी आवाज में बोला, मुझे भी नहीं पता। यह मेरी समझ से बाहर है। यह मेरी अपनी रक्षा शक्तियों से बिल्कुल अलग है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि ट्रिगमोर को इतनी जबरदस्त चोट कैसे लग गई। अब सोचो, ये बात वो कह रहा था जिसे महाविद्यालय का सबसे ताकतवर रक्षक योद्धा माना जाता था। जब वह नहीं समझ सका तो भला और कौन समझे? असल में प्रतिशोध कवच जैसी कोई चीज इस दुनिया में थी ही नहीं, सिवाय आर्यन के। शायद ही कोई इसका राज जानता हो। गौरांग ने धीरे से पलटकर जमीन पर तड़पते ट्रगमोर को देखा। उसकी आंखों में ठंडी सी हंसी थी और होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान। उसने कहा, मजा आया ना जब मुझे मार रहे थे? बहुत बहादुर बन रहे थे ना उस वक्त? कहाँ गई तेरी अल्फा टीम? क्या मुझे मारने आए थे सब? अब देख, खुद को किसी मरे हुए सुअर से भी बुरा हाल है तेरा। गौरांग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जिसने भी मेरे मास्टर के रास्ते में आने की कोशिश की उसका यही हाल होगा। फिर अचानक उसने हवा में जोरदार छलांग मारी और ऊपर से तेज आवाज में चिल्लाया, सभी कान खोलकर सुनो, जो कोई मेरे मास्टर के रास्ते में आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। अब देखो मानव धमाका। गौरांग का भारी शरीर ऊपर से सीधा ट्रगमोर पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा उल्का सीधे जमीन से टकरा गया हो। खून के छींटे चारों तरफ बिखर गए। ट्रगमोर का शरीर पूरी तरह कुचल गया था। हड्डियां टूट चुकी थी, मांस लोथरे की तरह फट गया। गौरांग उठा। उसने बिना कुछ बोले ट्रगमोर के शरीर को एक जोरदार लात मारी। फिर उसने सिर घुमाया और बाकी टीम अल्फा की तरफ देखा। अब तुम लोगों की बारी है, उसने गहरी आवाज में कहा। उसका चेहरा, उसकी चाल और उसकी आंखों में झलकती पागलपन जैसी आभा देखकर बाकी 4 योद्धाओं की रूह कांप गई। उसके पेट से टपकता खून, जमीन पर पड़ी उनके लीडर की लाश और उसकी दहशत से भरी मौजूदगी।
ये सब देखकर अल्फा टीम के चारों योद्धा कांप गए। अगले ही पल वो एक झटके में घुटनों पर आकर बोल पड़े, हम हार मानते हैं, कृपया हम हार मानते हैं। पूरा मैदान जैसे हिल उठा। जिस अल्फा टीम के अभी तक किस्से गाए जा रहे थे, जिन्हें सबसे क्रूर लोगों का दर्जा प्राप्त था, बस एक अकेले गौरान के हाथों हार गए। यहां तक कि उनका लीडर तो मारा भी जा चुका था। मैदान में मौजूद लाखों लोगों की आंखों ने आज वो देखा था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मोटा लड़का अकेले ही पूरी अल्फा टीम को चीर गया। लोग हैरान थे, क्या ये वाकई इंसान है? ये सवाल वहां हर किसी के दिल में घूम रहा था। केरम ने तिरस्कार भरे लहजे में टाइगर हॉल के अध्यक्ष से कहा, तुम्हारी यह टीम भी पहली वाली की तरह ही निकम्मी निकली। टाइगर हॉल के अध्यक्ष का चेहरा गुस्से से तपने लगा। उसके हाथ मुट्ठियों में भिंज गए। उसकी आंखों में आग थी और वह बोरान को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी फाड़ खाएगा। मैदान में अब एक ही नाम गूंज रहा था, पागल दरिंदे, पागल दरिंदे, पागल दरिंदे। लोग पागलों की तरह चीख रहे थे और तालियां पीट रहे थे। एक ही झटके में पागल दरिंदे टीम की ख्याति आसमान छूने लगी थी। गौरांग ने गर्व से सीना ताना, चारों ओर देखा और मुस्कुराया। लड़कियों, अब चीखो मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ। एस्पेरा अखाड़े के बाहर खड़ी थी। उसने आर्यन की ओर देखा और मन में सोचा, क्या यही है सिंह वंश की असली ताकत? कैसे मिल गया इन्हें ऐसा अनोखा योद्धा जो सारे नियम तोड़ रहा है? लेकिन तभी हवा में कुछ बदल गया। एक खतरनाक और भारी ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। आकाश से तेज रोशनी फूटी और एक जबरदस्त शक्ति आसमान चीरते हुए जमीन पर गिरने लगी। यह कोई और नहीं, टाइगर हॉल के अध्यक्ष का सीधा हमला था। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और चीखा, गौरांग संभल जा। लेकिन मूलवीर की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। आर्यन ने कोशिश की पर तब तक देर हो चुकी थी। गौरांग ने ऊपर देखा, वो ताकतवर शख्स जो गुस्से में आग बन चुका था आसमान से उसके ऊपर गिर रहा था। गौरांग ने तुरंत जमीन पर जोर से पैर पटका और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और फिर उसके पूरे शरीर के ऊपर एक पारदर्शी ढाल बन गई, अभेद्य कवच। अब तक चाहे ट्रगमोर ने कितनी भी मार मारी हो, गौरांग ने अपनी असली शक्तियां नहीं दिखाई थी। यहां तक कि उसने अपना अभेद्य कवच भी नहीं सक्रिय किया था। लेकिन अब सामने था टाइगर हॉल का अध्यक्ष, एक छठे लेवल का मूलवीर। कोई चूक हुई तो सीधा मर सकता था। रुद्रसेन ने जाते वक्त चेतावनी दी थी, चारों हॉल अध्यक्षों से टकराना मत, नहीं तो हार तो होगी ही, जान से भी हाथ धो बैठेगा। लेकिन क्या गौरांग डरने वालों में से था? उसने पूरे जोश से गरज कर कहा, आजा। अगले ही पल टाइगर हॉल के अध्यक्ष की खतरनाक शक्ति से भरी हथेली सीधी उसके सिर पर जा लगी। मोटू गौरांग, भाई बच के। गौरांग, तिमरा और बाकी साथी जोर से चिल्ला उठे और सब उसकी तरफ भागे। लेकिन टाइगर हॉल के अध्यक्ष की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। यहां तक कि आर्यन भी बस देखता रह गया। उस पल में दौरान बिल्कुल अकेला था, खुद के भरोसे मरकमी ने। टाइगर हॉल के अध्यक्ष ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपना हमला किया। उसकी आंखों में आग थी। अल्फा टीम की हार और ट्रगमोर की मौत ने उसका पारा चढ़ा दिया था, ऐसा गुस्सा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपनी पूरी शक्ति एक हथेली में भरकर गौरांग के सिर की तरफ झोंक दी। हवा में कड़कती हुई आवाजें गूंजने लगी जैसे शीशा टूट रहा हो। असल में यह आयाम फट रहा था। गौरांग के शरीर पर बना पारदर्शी अभेद्य कवच अब जवाब देने लगा था। लेकिन वो अब भी डटा था। टाइगर हॉल के अध्यक्ष को यकीन नहीं हुआ। यह क्या था? उसकी हथेली की शक्ति तो पहाड़ गिरा सकती थी, फिर भी यह मोटा लड़का अभी तक खड़ा था। वो और भी गुस्से में आ गया। इस बार उसने दूसरा हाथ उठाया और हमला किया। अब देखता हूं तू कितनी देर तक बचता है। बाघ की दहाड़ उसकी आवाज के साथ ही उसके शरीर से खतरनाक शक्ति निकली और एक विशाल बाघ की छवि आकाश में बन गई। पंजे ऊपर से गौरांग पर टूट पड़े। लोग चौंक गए। बाघ शक्ति! टाइगर हॉल के अध्यक्ष ने बाघ शक्ति खोल दी है। अब तो गया यह मोटा। चारों हॉल ग्रीफिन, टाइगर, फिनिक्स और सरपेंट यूं ही नाम नहीं थे। उनके पीछे प्राचीन दिव्य जीवों की शक्ति थी। टाइगर हॉल में थी बाघ शक्ति और उसका अध्यक्ष खुद उस प्राचीन शक्ति को साध रहा था। आकाश में खड़ा वो बाघ अब पूरी ताकत से गौरांग पर टूट पड़ा। इतने खतरनाक वार से गौरांग का शरीर थर्राने लगा। उसका अभेद्य कवच टूटने की कगार पर पहुंच गया। उसके होठों से खून निकलने लगा। चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन आंखों में अब भी आग जल रही थी। बस इतनी सी ताकत और जोर से मारो और फिर कुछ फूटा। मगर यह कवच नहीं था, बल्कि गौरांग का गुस्सा था। उसका शरीर एकदम फट पड़ा ऊर्जा से, जैसे किसी पहाड़ी झरने की तरह शक्तियां बह निकली हो। टाइगर हॉल के अध्यक्ष को एक झटका लगा। उसके हाथों में झंझनाहट दौड़ गई। वह हवा में पीछे पलटा और जमीन की ओर गिरने लगा। ये गौरांग के अभेद्य कवच का प्रतिकार था।
जितनी ताकत से टाइगर हॉल के अध्यक्ष ने हमला किया उतनी ही ताकत के साथ उस पर हमला हुआ। लेकिन अब गौरांग का कवच बिखर गया था। उसमें अब एक भी बार सहने की शक्ति नहीं बची थी। गौरांग की सांसें तेज चल रही थी, यहां तक कि उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने ऊपर देखा जहां से टाइगर हॉल का अध्यक्ष वापस पलटकर उसकी ओर बढ़ रहा था। अब सब खत्म, यह मोटा अब यमराज से मिलने जा रहा है। उसने मन ही मन कहा, गुरु जी ने सही कहा था, मूलवीर स्तर ही मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, गुस्सा, गर्व और अफसोस। इस मोटे ने बहुत जी लिया। हाँ, वो मोटा जिसे लोग हमेशा मजाक समझते थे, आज वही लाखों लोगों की आंखों में चौंकाने वाला बन गया था। और यह सब हुआ सिर्फ आर्यन की वजह से। गौरांग ने उस तरफ देखा जहां से आर्यन दौड़ता हुआ आ रहा था। अरे मास्टर कहाँ गए? उस समय जब गौरांग का कवच टूटा आर्यन वहां पहले से मौजूद था। जैसे ही टाइगर हॉल का अध्यक्ष दूसरी बार वार करने के लिए झपटा, आर्यन ने मन ही मन कहा, सुम सूत्र फलक हथेली। वो झट से ऊपर उछला। उसकी दाई हथेली तेज रोशनी से चमकने लगी, जिससे एक बहुत बड़ी हथेली जैसी आकृति निकलकर सीधे टाइगर हॉल के अध्यक्ष की तरफ गई। उस हथेली से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे नीचे से कोई जलता सूर्य ऊपर की ओर उठ रहा हो। सारा मैदान उस उजाले में डूब गया। लोग उठकर खड़े हो गए और आंखें फाड़कर देखने लगे। ये कौन सी हथेली चाल है? कोई दैवी हथेली है क्या? ये लड़का कोई देवता है क्या? इतनी बड़ी हथेली, यह क्या है यार? किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसी हथेली तकनीक किसी ने ना तो कभी देखी थी ना ही सुनी थी। यहां तक कि हलील, जो आर्यन के बारे में लगभग हर चीज जानता था, वो भी स्तब्ध था, बल्कि उसकी आंखें तो सबसे ज्यादा फटी हुई थी। पर यह सिर्फ वही पुरानी फलक हथेली नहीं थी। पिछले 1 महीने से आर्यन दिन रात इसकी ट्रेनिंग कर रहा था। अब यह चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज, भारी और खतरनाक हो गई थी। और अब आर्यन सोमसूत्र के दूसरे स्तर से केवल 1 कदम दूर था। बाघ की शक्ति जैसे ही आसमान से टूटी, आर्यन की हथेली भी ऊपर उठी और दोनों शक्तियां टकरा गई। अगले ही पल पूरा आकाश गूंज उठा। बिजली सी चमक और सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। टाइगर हॉल के अध्यक्ष के हाथ सुन्न हो गए। उसकी हथेली के जोड़ फट गए, शरीर का गया और दिल में एक डर बैठ गया। यह क्या था? ये कैसी शक्ति है? आर्यन की हालत भी कुछ कम नहीं थी। उसकी दोनों हथेली अब भी झंझना रहे थे, हड्डियां चरमरा गई, लेकिन फिर भी उसका हौसला नहीं टूटा। उसकी आंखों में आग थी। वो चीखा, फिर से आ, मेरे भाई को हाथ लगाकर तो देख। बस एक हॉल अध्यक्ष है और इतनी अकड़ हिम्मत है तो फिर से आ। उसके जिस्म से जैसे बिजली फूट रही थी, हर अंग से एक ही बात निकल रही थी, मैं हूं इस लड़ाई का असली किंग। सबका मुंह खुला रह गया, पूरी भीड़ चुप हो गई, कोई कुछ बोल नहीं सका। हर कोई उसी लड़के को देख रहा था, जैसे वो इंसान ना हो, कोई दैविक योद्धा हो। उसके हाथ टूट चुके हैं। आर्यन की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में वो पागलपन साफ दिख रहा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। वो सारे हॉल अध्यक्षों की तरफ देखकर जोर से गरजा, मेरे भाई को हाथ लगाओगे? आ जाओ, जिसको भी खुद पर भरोसा हो। उसकी आवाज में इतनी आग थी कि पूरा मैदान जैसे थम गया। आर्यन के अंदर से जो शक्ति उठी वो तूफान बनकर चारों तरफ फैल गई। उसकी मौजूदगी ने हर हॉल अध्यक्ष को जकड़ लिया। कोई हिल भी नहीं पाया। वह वैसा ही था जैसा उसके पूर्वजों की कहानियों में बताया जाता था, ना झुकने वाला, ना डरने वाला। उसे पता था कि यह जो थोड़ा वक्त मिला है, इसमें ही उसे सब दांव पर लगाना है। असल में उसके जख्म टाइगर हॉल के अध्यक्ष से भी ज्यादा गहरे थे। बस वह चुपचाप सह रहा था। केरम का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या यही है इसकी असली ताकत? हलील के मन में डर बैठ गया। 6 महीने में ये लड़का 9वें स्तर का रक्तवीर बन गया और अब ये सुनहरी हथेली की ताकत। उसके मन में पहले से बनी सारी धारणाएं टूटने लगी। मैं तो समझ रहा था सिंह परिवार अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये लड़का, उसने गुस्से से दांत भी, इसने मुझे ऐसी चुनौती दी है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा स्वर्गसार कुल बर्बाद हो जाएगा। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, इस लड़के को कल हर हाल में मारना होगा। वो डर गया था। उसे लगने लगा कि आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन क्या यही आर्यन की असली ताकत थी? कोई नहीं जानता था। पूरा मैदान 1 मिनट तक ऐसे चुप हो गया जैसे वक्त ही रुक गया हो। सबको बस आर्यन की मौजूदगी महसूस हो रही थी और जब लोगों को होश आया तो वह लंबी सांस लेते हुए बोले, हम तो सांस लेना ही भूल गए थे, ये कितना ताकतवर है। टाइगर हॉल के अध्यक्ष को एक झटके में हरा दिया। यही है असली सिंह वंश की ताकत। क्या दक्षिण तरंग महाद्वीप के सभी लोग ऐसे ही खतरनाक होते हैं?
पागल दरिंदे जैसे किसी ने बिगुल बजा दिया हो। पूरा मैदान पागल दरिंदे के नारों से गूंजने लगा। अब पागल दरिंदे टीम का नाम हर किसी की जुबान पर था। जो डर था अब वह इज्जत में बदल गया था। भीड़ में खड़ा जगगा तो खुशी से झूम गया। उसका गला फटने तक वो आर्यन का नाम चिल्लाता रहा। एस्फीरा की नजरें आर्यन से हट नहीं रही थी। वो फिर से हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, क्या ये तुम्हारी असली ताकत है? इतना गहरा असर। वाकई सिंह परिवार के लोग अलग ही होते हैं। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हथेली से हमला करने की बात नहीं थी। आर्यन से जो शक्ति निकल रही थी वह लोगों के खून को उबाल रही थी। वो ऐसा लड़का था जो भीड़ के अंदर आग लगा सकता था। तभी अचानक केरम की तेज आवाज गूंजी जिससे पूरा शोर दब गया। बस बहुत हो गया। सारा मैदान फिर से शांत हो गया। अगर अब किसी ने और शोर मचाया तो उसे मैं खुद सजा दूंगा। फिर वो आर्यन की ओर मुड़ा और गरजते हुए बोला, तूने अभी अभी टाइगर हॉल के अध्यक्ष पर हमला किया है, इसलिए पागल दरिंदे टीम के अंत काटे जाएंगे। आर्यन की नजरें केरम पर जम गई। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन होते हो हमारे अंत काटने वाले? क्या तुम संचालक हो या सप्तचक्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य? तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे धरती कांप गई हो। वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी टीम के अंत बिना किसी वजह के काटे जाएं। केरम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कह दिया है कि अंत घटेंगे तो घटेंगे ही। तभी एक नौजवान खड़ा हो गया और जोर से बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है, सबसे पहले हमला तो टाइगर हॉल के अध्यक्ष ने किया, फिर सजा पागल दरिंदे टीम को क्यों? ये सीधा सीधा अन्याय है। आप लोग जानबूझकर पागल दरिंदे टीम को निशाना बना रहे हैं। क्या इस महाविद्यालय में अब कोई इंसाफ बचा है या नहीं? एक पल में भीड़ का शोर आसमान तक गूंजने लगा। मंच पर खड़े बाकी योद्धाओं की आंखों में जोश भर गया था। कल जिस तरह आर्यन ने फॉर्मेशन तोड़ी थी वो दृश्य सबको अभी याद था और आज उसने टाइगर हॉल के अध्यक्ष के जोरदार वार को बस एक हथेली से रोक दिया। लोग सोचने लगे, यही होती है असली ताकत। असली योद्धा कोई होता है तो ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्यन अपने साथियों के लिए जान देने तक को तैयार था, फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। उसका बेहिचक और निडर स्वभाव, अपने साथियों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली सोच, इन सब ने युद्ध मंच पर खड़े नौजवानों के दिल को छू लिया था। कई तो बोरांग और बाकी साथियों से जलने लगे। ऐसा साथी तो किस्मत वालों को ही मिलता है। अन्याय अन्याय नारे अब और भी तेज हो गए और दूसरे हॉल्स के शिष्य भी एक सुर में चिल्लाने लगे। यही तो होती है नौजवानी। जब सामने साफ साफ जाती हो रही हो तो चुप कैसे रह सकते थे? केरम को समझ आ गया था कि अब भीड़ उसके खिलाफ हो चुकी है। उसने धीरे धीरे अमर महल के 8 एल्डर्स की तरफ देखा, जैसे उनसे इशारे में मदद मांग रहा हो। अगर वह समर्थन करते तो वह पीछे नहीं हटता। लेकिन तभी उनमें से एक एल्डर की भारी आवाज आए, कोई अंत नहीं घटेगा। बस फिर क्या था, जैसे भीड़ में आग लग गई हो। हाँ देखा, यही होते हैं असली एल्डर। सबको पता है कि पहले हमला टाइगर हॉल के अध्यक्ष ने किया था। आर्यन लोगों की आवाजें मैदान को हिला रही थी। मास्टर, आज तो आग लगा दी आपने। जबरदस्त जगगा और उसके साथी भी बेहद खुश थे। आर्यन ने उन एल्डर्स की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये बुर्जुग सर्गेश्वर की कोई चाल है, क्योंकि अमर महल के ये हेल्थ सीधा उसी के अधीन थे। आर्यन को लग रहा था शायद कल की तरह आज भी उसी ने मदद की हो। शायद वो उसे किसी बड़े मकसद के लिए बचाए रखना चाहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये सब तो हलीम की चाल थी। अगर किसी को गिराना हो तो पहले उसे ऊंचा उठाओ और फिर पूरे जोर से जमीन पर पटक दो। जब दुश्मन की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए तभी तो बदला पूरा होता है। आर्यन को इस चाल का जरा भी अंदाजा नहीं था। उधर केरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह एल्डर्स आखिर है किसके साथ? उसने मन ही मन कहा, और जब उसने आर्यन का मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसके अंदर की जलन और बढ़ गई। ठीक है आर्यन, देखते हैं ये घमंड कब तक टिकता है। अब गौरांग थोड़ा संभल चुका था। वो दौड़ता हुआ आर्यन के पास आया और चिंतित होकर बोला, मास्टर आप ठीक तो हैं? आर्यन ने अपने सीने का दर्द अंदर ही दबा लिया। हल्के से सिर हिलाकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सब मेरे पास आओ। गौरांग की भी टेढ़ी हो गई। एस्पेरा और बाकी साथी भी पास आ गए। सब ने आर्यन को घेर लिया। तभी अचानक आर्यन ने खून का थूक उगला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने खून पोंछते हुए धीरे से कहा, मैं थोड़ा जख्मी हूं, पर किसी को पता मत चलने देना। मास्टर गौरांग की आंखें भर आए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आर्यन ने उसका कंधा थामते हुए कहा, चिंता मत करो, ये बस वक्त घाव है। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं घायल हूं।
लेकिन आज के 3 मुकाबलों में मैं एक भी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। फिर उसने 3 चमकते क्रिस्टल गोरान की तरफ बढ़ाए। ये लो, ये 5वें स्तर के राक्षसी क्रिस्टल है। जब लड़ाई हो इन्हें इस्तेमाल करना। बाकी सभी के लिए भी है, और ये लो जीवाचल पिल्स। हर मुकाबले से पहले इन्हें जरूर लेना। इतना बोलते ही उसकी बाजू ढीली पड़ गई और उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गई। और तभी मैदान में घोषणा गूंजी, पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता। अगला मुकाबला आर्यन। आर्यन की दोनों बाजुओं की हड्डियां अपनी जगह से हिल चुकी थी, लेकिन असली तकलीफ इससे कहीं ज्यादा थी। उसके जोड़ों में जलन हो रही थी, जैसे किसी ने उनमें गरम गरम कील ठोक दी हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो फनेस तक को छू भी नहीं सकता था। ऐसी हालत में ना वो फनेस अग्नि को काबू कर सकता था, ना अपनी अमर ऊर्जा को। तो फिर पिल कैसे बनाएगा? मंच के कोने से केरम की कड़वी आवाज गूंजी। आर्यन, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? मैंने कहा था मंच पर आ जा। पिल बनानी है। अगर तू नहीं आया तो ये तेरी हार मानी जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बम मुश्किल खुद को शांत रखे हुए था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हलीलम की चाल क्या है? अमर महल के एल्डर क्यों चुप हैं और सब जैसे आर्यन के पक्ष में क्यों खड़े हो गए हैं? लेकिन जो केरम को नहीं दिख रहा था वो ये था कि असली परीक्षा तो कल की व्यक्तिगत लड़ाई थी। अब केरम के सामने एक ही रास्ता था, आर्यन की ताक धीरे धीरे खत्म की जाए, उसके साथियों को थका कर नीचे गिराया जाए। वो किसी भी हालत में आर्यन को तीनों प्रतियोगिताओं में जीतने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि कोई नया 19वां हॉल बने जैसे रुद्रसेन ने बनाया था। अगर आर्यन ने अपना खुद का हॉल बना लिया तो बहुत सारे शिष्य पुराने हॉल छोड़कर उसके पास चले जाएंगे, और यही चीज केरम के प्रधानाचार्य बनने के सपने को तोड़ देगी। इसलिए वह आर्यन को रोकना चाहता था हर हाल में। मंच से फिर उसकी आवाज गूंजी, आर्यन सुन रहा है ना? 30 सेकंड दे रहा हूं। नहीं आया तो तेरी हार मानी जाएगी। गौरांग ने आर्यन के हाथों की तरफ देखा और चिंतित होकर बोला, भाई तू ये मुकाबला नहीं कर सकता। धीरे धीरे दर्द सहते हुए वो मंच की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें सीधी केरिम पर थी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, केरिम बहुत घमंड है ना तुझे? तेरा दोस्त हरिधर मारा गया, बदला नहीं लेना। अगर हिम्मत है तो आजा। उसकी आवाज में वही तेवर था, वही अकड़ जैसे शरीर टूट जाए पर आत्मा नहीं झुके। केरिम की आंखों में गुस्सा भर आया। बदमिजाज लड़का, ज्यादा मत बोल। आर्यन हंसा, मैं ऐसा ही हूं। हिम्मत है तो रोक ले मुझे, नहीं है तो किनारे हो जा। खुद की बेइज्जती मत करा। केरम के जबड़े भिंच गए। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया, पर वो कुछ नहीं कर सका। आर्यन अब मंच पर था, टूटी बाहों के साथ पर हौसले से खड़ा। गौरांग की नजरें उसी पर टिकी थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, मास्टर। उसके मन में बेचैनी थी। एस्पेरा, वेदिका, शहनाज, सबके चेहरे पर उलझन थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्यों इतनी जिद कर रहा है, क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या ये सब किसी लालच की वजह से?